नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत और आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिमाग के बारे में कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये फिज़िकली ओरिएंटेड रहता है और किस तरीके से ये सोचता है और किस तरीके से इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग आज की स्टोरी होने वाली है, तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे ब्रेन की कि फिज़िकली ये किस तरीके की एग्जिस्टेंस रखता है। फिज़िकली हमारे दिमाग के जब भी हम बोलते हैं दिमाग या ब्रेन तो हमारे हमेशा थॉट में एक चीज़ आती है सिर के ऊपर वाला हिस्सा, और बेसिकली इसके अंदर दो ऐसे टुकड़े होते हैं जो जुड़ करके ब्रेन बनते हैं, और जिसमें एक हिस्सा हमारा लेफ्ट वाला साइड काम करता है, दूसरा वाला राइट साइड, तो जिसे हम लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इसके बीच में एक पीछे छोटा एक दिमाग और होता है जिसे हम स्मॉल ब्रेन या ये जिसे बोलते हैं छोटा दिमाग बुलाते हैं। तो ये है एक फिजिकल संरचना, यानी कि हमारे दिमाग दो तीन टुकड़ों को मिलकर के ओरिजिनेट करके बनाता है, जो फिजिकली देखने को इस तरीके का लगता है। लेकिन दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करती हैं। इसके अंदर कुछ मोटर्स हैं, कुछ न्यूरॉन्स हमारे सेंसरी को इनपुट देते हैं, कुछ हमारी मेमोरी को देते हैं, आइज़ को अगर मैं बोल रहा हूँ तो इस चीज़ का भी एक डेटाबेस है। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर मेमोरी होती है, अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर भी अलग अलग फोल्डर्स बने होते हैं। अब इस चीज़ का हमें कैसे पता चलता है? आपने अक्सर देखा होगा अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे मरीज हैं जो लकवे के या जिनको लकवा हो चुका है, उन लोगों में आप उनको देख सकते हैं कि अगर उसका एक पर्टिकुलर साइड का ब्रेन इफेक्ट है तो उसी तरीके के उसके इनपुट्स उसको शरीर के अंदर दिखेंगे। किसी का हाथ नहीं चलता है, किसी का पैर नहीं चलता है, कि कोई बोल नहीं पाता है, और किसी की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। तो ये अलग अलग किस तरीके से हमें पता चलता है, क्योंकि जब हम सीटी स्कैन कराते हैं तो लगभग अगर 100 की बात करें तो 100 में से लगभग 90-95 लोगों का जो सेम एरिया हमेशा इफेक्ट होता है और उसी एरिया के जो फंक्शन है वो ख़त्म होएंगे। तो यानी कि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा ब्रेन है वो अलग अलग हिस्से अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो ये तो होगा फिजिकली, बाहरी दुनिया के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं मेंटली, क्योंकि मेंटली जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रख के बात करते हैं, वो है हमारी सोचने की क्षमता। क्योंकि इंसान का दिमाग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, सोच सकता है और आगे की आगे नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकता है। अगर हम आज के टाइम पे बात करें, जिस मोबाइल फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लगभग 20 से 25 साल पीछे इसकी कोई एग्जिस्टेंस थी ही नहीं। इवन वो जो बूथ वाले टेलीफोन होते थे वो भी बड़ी मुश्किल से तब एग्जिस्ट करते थे, किसी किसी के घर में होते थे। और आज के टाइम पे पहले इतने इतने बड़े फ़ोन से लेकर के बिल्कुल पतले स्लीक और 100 ग्राम 150 ग्राम के फ़ोन तक आ गए हैं। और आज इन्हीं फ़ोन के अंदर हम लगभग, पहले कभी मेरे अपने टाइम की बात बताता हूँ कि हम कभी MB में जब डेटा यूज़ करते थे 300 MB यूज़ करते थे एक एक हफ्ते के अंदर। आज 10-10 GB हम यूज़ कर लेते हैं एक दिन के अंदर। और इसके अंदर कभी कोई ऐप होती थी 1.5 MB की, और आज 1.5 GB की ऐप भी मायने नहीं रखती। यानी कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है और बढ़ रही है, लेकिन इसको बढ़ा कौन रहा है? वो है इंसानी दिमाग। और आज इंसान ने एक AI तक डेवलप कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो काफ़ी चीज़ों को रिप्लेस करता जा रहा है। वैसे तो जिस ऐप्स की हम बात करते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चलते हैं। तो ये कहने का मेरा मेन जो मुद्दा है वो ये है कि जो इंसान की थिंकिंग है, जो एक ब्रेन है, दिमाग है एक इंसान का, जो जिस तरीके से सोच सकता है, जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को वो हल कर सकता है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और जब थिंकिंग की बात होती है तो यहीं पे बहुत सारे लोग मात भी खा जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस, तनाव, चिंता, ये सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से है, वो है सोचना। कुछ लोग ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग सोच ही नहीं पाते हैं, कुछ लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो है क्या हमारे सोचने की क्षमता? अब इसको आप एक तरीके से कह सकते हो कि किसी की सोचने की क्षमता कम है, किसी की सोचने की क्षमता ज़्यादा है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जब हम इस चीज़ों को डीपली साइकोलॉजी के अंदर एनालिसिस करते हैं तो इसके अंदर हमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है, वो है ह्यूमन बिहेवियर।
कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं और दुनिया में अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन के अंदर एक चीज़ जो सबसे कॉमन है कि किसी भी इंसान का बिहेवियर कॉमन नहीं है। आप किसी भी इंसान को उठा के देख लो, दो इंसान कभी भी सेम तरीके से सेम चीज़ें, हो सकता है कुछ सिमिलैरिटी हो लेकिन बिल्कुल सेम एग्जिस्टेंस करना बड़ा मुश्किल है। तो आप कह सकते हो कि हर एक इंसान का बिहेवियर बड़ा अलग है। तो ये अलग क्यों है और इसके अलग होने से हमारे सोचने का, हमारे समझने का क्या लिंक है, और क्या अगर हम बिहेवियर को समझ सकें तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, क्या हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का और इस चैनल को बनाने का, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हम अपने आप को समझें, इसका मेन मकसद ही ये है कि कैसे हम अपने ह्यूमन बिहेवियर को समझ के हम अनवांटेड चीज़ों से, जो लोग हमें बार बार आउट ऑफ द ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जो थॉट्स हमें आउट ऑफ द ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, उनसे बचा जाए और कैसे हम इससे आउट ऑफ द ट्रैक ना हो करके अपनी ज़िंदगी के अंदर फोकस रह सकें। जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए बुरा है, हम उसे सोच सकें। क्योंकि आज के टाइम पे मल्टीमीडिया ने हमें बहुत ग्रोथ दी है, लेकिन इसने एक चीज़ बहुत ही गलत की है, वो है हमारी सोचने और समझने की शक्ति को ख़त्म कर दिया है। और यहाँ ये कह दूँ कि बहुत कम कर दिया है, क्योंकि 6 से 7 घंटे हम मोबाइल पे यूज़ करके हम अपनी मेमोरी खोते जा रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने कोई चीज़ कहीं पे रखी और मुझे याद भी नहीं वो कहाँ पे पड़ी है, और मेरे साथ अक्सर ये होता है। मैं इसके साथ कॉप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं खुद को भी चेंज कर रहा हूँ, और थ्रू आउट 5-6 सालों के अंदर मैं अब चाहता हूँ कि जो चेंजेस मैंने अपने अंदर लेकर आए हैं वो लोगों के अंदर भी चेंजेस थोड़े थोड़े लेकर आऊँ, शायद मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कहीं काम आए। तो बढ़ते हैं मेन वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर जब हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली दिमाग को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है, और वो होती है हमारी थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर एक होता है हमारा थिंकिंग माइंड, या जिसे हम इमोशनल माइंड बोल देते हैं। दूसरा होता है हमारा रैशनल माइंड, और तीसरा होता है हमारा वाइस माइंड। वाइस यानी कि कोई साधु, जिस कहते हैं ना कि बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी हैं ये, तो कुछ इस तरीके का दिमाग। तो कैसे ये तीनों चीज़ें लोगों के दिमाग को कैटेगराइज करते हैं, और आप आज की वीडियो से ये ज़रूर सीख के जाना और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका दिमाग किस तरीके का है और आप किस तरीके से सोचते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इमोशनल माइंड की। अब इसका नाम बता रहा है इमोशनल माइंड। बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं ये लोग, यानी कि बात बात पर इमोशनल हो जाना। इनको कहें कि इस तरीके के लोगों को लोगों से एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा आशा होती है किसी और पर्सन से। ये चीज़ आप अपने फैमिली के साथ भी कंसिडर कर सकते हो कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, वो मेम्बर आप अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि मैं पास हो गया हूँ और फादर से मुझे ये चीज़ें, अपने पिताजी से ये चीज़ें मुझे देखने को हो सकता है मुझे कोई साइकिल ले दें, मोटरसाइकिल ले दें, कोई नया मोबाइल ले दें। और हो सकता है वो साल आपके घर के लिए शायद थोड़ा बुरा गुजरा हो और आपके फादर वो चीज़ ना कर पाएँ, लेकिन आपको पूरी एक्सपेक्टेशन थी और आपने उसके ऊपर पूरा जी जान से मेहनत की पूरा साल, लेकिन वो आपको नहीं मिला। तो वहाँ से आप एकदम से इमोशनली टूट जाओगे। हो सकता है आप कुछ दिन खाना ना खाओ, आप गुस्से में रहो और गुस्से में आप अपने दिमाग में गलत तरफलत या नेगेटिव थॉट्स ले आओ। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ गुस्सा कर लो। अगर आप उस मुद्दे को समझते हो, अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स झेली हैं कुछ टाइम से, और तो हो सकता है कि आप उतना ज़्यादा रिएक्ट ना करें, क्योंकि आपको पता है कि चलो ठीक है, मैंने मेहनत की, मैंने अपनी फर्स्ट डिवीज़न लेकर आया हूँ या आई हूँ, लेकिन मेरी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है इस बार, तो इस बार नहीं तो अगली बार सही। तो हो सकता है आपको इतना धक्का ना लगे। लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो और आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा धक्के लगते हैं। तो अगर इस तरीके के लोग हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं। सबसे पहले तो इमोशनल में ये कैटेगरी आती है। दूसरा ये होता है कि लोगों की डिपेंडेंसी, इस तरीके की लोगों की वो ज़्यादा होती है दूसरों पे। अब ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, कुछ इस तरीके के लोग।
जिसको डिपेंडेंसी, यानी कि अगर एक पर्सन कुछ दिन के लिए चला जाए या एक पर्सन कुछ दिन के लिए ये कह दें कि दूर चला जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डाउन हो जाएंगे। हो सकता है वो 2-3 दिन उनके लिए सही से ना भी गुजरें। तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं। तीसरे इसके अंदर वो लोग आते हैं जो लोग अपने आप को दूसरी किसी और पर्सन की जगह पर रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि कहें कि अपने पैर को किसी और के जूते के अंदर फंसाने की। यानी अगर आप सड़क पर जा रहे हो और आप देखते हो कोई पर्सन, उसको खाना नहीं मिल रहा है या कोई लाचार है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार कुछ किसको खाने के लिए दे दिया जाए। तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं। इसे हम बेसिकली एम्पैथी बोल देते हैं कि किसी के लिए दया भावना आना। तो ऐसे लोग जो डिपेंडेंट हैं किसी के ऊपर, ऐसे लोग जिनका लगाव ज़्यादा है, या ऐसे लोग जिनके अंदर एम्पैथी या दया भावना ज़्यादा है, या ऐसे लोग जिनको एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, तो ये सारे लोग वो होते हैं जो इमोशनल कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये इमोशनली इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर एक दिन इनका इमोशन हर्ट हो गया तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए इनकी जो ज़िंदगी है वो होने और ना होने के बराबर इतनी नौबत आ जाती है। और इसके बाद आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग जो होते हैं रैशनल माइंडेड। अब पहली कैटेगरी को आप भोलापन भी कह सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बड़ा भोला है। और दूसरी कैटेगरी के होते हैं रैशनल माइंडेड, जिसे हम चालाक लोग भी बोल सकते हैं। अब ये दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। अब चालाक लोग क्या होते हैं, ये लोग बेसिकली दो चीज़ों के अंदर सोचते हैं, इट इज़ अ गुड और बैड, ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, बस। यानी कि अगर तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से करोगे, आप किसी के साथ बड़ा अच्छा तरीके से बिहेव करोगे। अगर आपके लिए बुरा है तो आप उससे पीछे हट जाओगे। इन लोगों को बेसिकली क्या होता है, अपने काम से मतलब होता है। इन लोगों को अपना काम निकालना है। अब अपना काम निकालने के लिए वो आपके सहारे की ज़रूरत भी ले सकते हैं, और ये भी हो सकता है वो अपना काम निकालने के लिए आप अगर उसको सहारा ना दो वो किसी और के सहारे की ज़रूरत भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो कैटेगरी के लोग होते हैं ये बेसिकली असिस्टेंस लेते हैं और अपना काम करते हैं और निकलते चल जाते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि चालाक बनो, भोले मत बनो। तो इनका मतलब यही होता है, क्योंकि ये गुड और बैड दो ही चीज़ों में सोचते हो। अगर अपने लिए अच्छा है तो करो, नहीं अच्छा है लेट इट बी, हम दूसरे पर्सन से अपना काम निकाल लेंगे। और ये लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं और किसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। अब अगर मेरा काम आपसे चल रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा। अगर आपने वो नहीं किया तो मैं इमोशनल टूट नहीं जाऊँगा कि यार तूने मेरा काम नहीं किया। मैं कोई और पर्सन ढूंढूंगा, उससे अपना काम निकलाऊंगा और बस चला जाऊँगा। तो इस तरीके की कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो इमोशनली ड्रिवन नहीं होते, वो रैशनल माइंडेड के होते हैं। तीसरी कैटेगरी के आते हैं वाइस पर्सन। अब वाइस पर्सन जैसे मैंने पहले बोला था कोई ज्ञानवर्दी बाबा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञानवर्दी है तभी उसको वाइस बोला जाता है। वाइस होता है इमोशनल और रैशनल के बीच का मेल, यानी कि इन दोनों के बीच का मेल को वाइस ब्रेन बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, अगर आपको कोई पर्सन मिलता है, अब फॉर सपोज आप सड़क पर जा रहे हो और आपको कोई भिखारी मिल जाता है, भिखारी नहीं कहूँगा, कोई ऐसा पर्सन जिसको खाना नहीं मिल रहा है और आपको उसको देखकर तरस आ रहा है, आप उसको खाना दे रहे हो, ठीक है। अब इसको एक तरफ से आप सोच सकते हो कि आप एम्पैथी वाली कैटेगरी में आ गए हो, आप फर्स्ट वाली कैटेगरी में आ गए हो, या आप उससे निकल कर जा सकते हो कि मैंने इसको कुछ नहीं देना, इसका तो रोज का काम है। लेकिन अगर तीसरी कैटेगरी का कोई पर्सन होगा तो वो क्या करेगा, वो उसको खाना देगा लेकिन उसको कुछ ना कुछ काम भी ढूंढ के देगा, उसको कुछ ना कुछ उसकी फिजिकल एबिलिटी के मुताबिक उसको कुछ सलाह देगा या उसको कुछ करने के लिए भी बोलेगा। हो सकता है अगर वो पर्सन फिजिकली चल फिर नहीं पा रहा है तो उसके लिए कोई चीज़ की व्यवस्था कर दे, और व्यवस्था करने के बाद उसको कुछ पैसे दे दे या कुछ सामान लेके दे दे कि भाई अब तू ये सेल कर, कल से रोटी तू खुद की कमा और खुद की खा। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जो इमोशनली भी काम करते हैं, यानी कि उसको भूख लगी तो उसको खाना भी दे दिया लेकिन उसको साथ में काम भी दे दिया, तो उसको एकदम से छोड़ के नहीं गए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई सिर्फ उसको खाना दिए जा रहे हैं। अब अगर आप उसको बार बार खाना दिए जाओगे तो वो लोग तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब 10 दिन आपने खाना दिया, 11वें दिन तो वो आपको ही देखेगा। इसका बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है एक डॉग का एग्जाम्पल। इसको साइंस के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर एक कुत्ते को
खाना दिया गया। तो उसको बेल बजाते थे, उसको खाना देते थे, तो 10 दिन के लिए लगातार उसको सेम टाइम पे खाना दिया गया। लेकिन 11वें दिन उन्होंने क्या किया कि बेल बजाई लेकिन उसको खाना नहीं दिया, लेकिन जो लार उसके मुंह से टपक रही थी वो सेम थी जो 10 दिन उसने पहले टपकाई थी खाने को लेकर के। तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन जो वाइज पर्सन होते हैं वो कभी भी किसी को डिपेंडेंट नहीं होने देते, या ना वो खुद के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन उसकी हेल्प नहीं करता है तो वो उससे सीखेगा, ना कि इमोशनली उससे जुड़ेगा कि तूने मेरी हेल्प नहीं की, उसे कोसेगा नहीं, वो अपने काम के अंदर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब उस पर्सन को ज़रूरत आ गई तो वो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ठीक है मैं रैशनल हो जाता हूँ, मैंने इसको हेल्प नहीं करनी, वो उसकी भी हेल्प कर देगा। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो वाइज कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली फिलॉसफी या साइकोलॉजी के अंदर ब्रेन को इन 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है, और इसके अंदर आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो दिमाग को हिलाने वाली हैं, और बहुत सारी ऐसी नई नई रिसर्चेस हैं जो आपको अब सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आप जो सोच रहे हो क्या वाकई में वो सही है या सिर्फ एक भ्रम मात्र ही है। और इसके अंदर मैं सिर्फ साइकोलॉजी को लेकर नहीं चलूँगा, मैं साइकोलॉजी, फिलॉसफी और अध्यात्म तीनों चीज़ों को लेकर चलूँगा, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ, समझ नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा सा करीब पहुँच पाएँ अपनी सोच के, और अपने सोच के तरीक़ों को थोड़ा सा एनालाइज कर पाएँ ताकि बेहतर तरीके से सोच पाएँ। तो याद रखिएगा, इस चैनल का, इस वीडियो का सिर्फ एक मेन मोटिव है। वो मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हो। अगर आप समझ पाएंगे अपने आप को तो आप उतना ही अच्छे से काम कर पाएंगे। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम समझेंगे कुछ ऐसी कमियां, कुछ ऐसी चीज़ें, वो एक ऐसे ट्रैप जिसके अंदर हम फंस करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और हमें पता ही नहीं है कि वो ट्रैप है। सो अगली वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में ज़रूर जानेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मेरी पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को सिर्फ देखें नहीं, अगर आपको इसमें से कुछ भी वैल्यूबल मिलता है तो उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें, ना कि सिर्फ देखकर सुनकर छोड़ दिया जाए। सो यही आशा करता हूँ वीडियोस आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव ला पाएंगी। सो नमस्कार, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।